प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मनोविश्लेषणवादी आलोचना की चर्चा करेंगे। नाम सुनकर ही आपके दिमाग में यह आ गया होगा कि इस आलोचना का संबंध मनोविज्ञान से है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना रचना को लेखक के व्यक्तित्व और उसकी मन स्थितियों का अप्रत्यक्ष एवं काल्पनिक निरूपण मानकर उसका अध्ययन करता है। वैसे तो इस आलोचना पद्धति की उत्पत्ति का सीधा संबंध सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत से जोड़ा जाता है, पर इसकी शुरुआती विशेषताएं रोमांटिक दौर से ही देखी जा सकती हैं। साहित्य की प्रकृति के बारे में यूरोप में परंपरा से प्रचलित अनुकरण संबंधी धारणा 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में बदलती हुई दिखाई पड़ी। इस अनुकरण की धारणा का संबंध अरस्तु से है, होरेस से है, अभिजात्यवाद की पूरी परंपरा से है, नव अभिजात्यवाद से है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह धारणा 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में बदलती हुई दिखाई पड़ी। यह आरंभिक दशक स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति या रोमांटिक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। अब साहित्य को कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। इसे समझने के लिए हम वर्ड्सवर्थ के कथन को याद कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ के प्रसिद्ध कथन को, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह बात अभिव्यक्ति की है, भावों की अभिव्यक्ति की है। बहरहाल इस रोमांटिक युग में आलोचना के 3 प्रकार आपको प्रचलित दिखाई पड़ेंगे। रचनाकार के जीवन के संदर्भ में रचना की व्याख्या, दूसरे लेखक की जीवनी लिखने के लिए, उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके द्वारा रची गई कृतियों का इस्तेमाल प्रामाणिक स्रोत के रूप में करना, और तीसरे रचनाकार की आत्मपरकता या उसकी विशिष्ट चेतना की अनुभूति के लिए उसके द्वारा रचे गए रचनाओं का अध्ययन। फ्रॉयड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से पहले प्रचलित आलोचना की इन विधियों को प्रामाणिकता और गहराई मिली सिगमंड फ्रॉयड के अध्ययन से, उनके सिद्धांतों से। यह ध्यान रखना जरूरी है कि फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत भी अचानक नहीं आता है। स्वप्न के बारे में, मनुष्य की आत्मपरकता के बारे में, साहित्य के बारे में जो कुछ धारणाएं पहले से प्रचलित थीं, फ्रॉयड ने उसे अपने ढंग से और ना जाहिर है एक बड़े बदलाव के साथ और व्यवस्थित ढंग से सैद्धांतिक रूप में उसे अपनी पुस्तकों में लिखा। फ्रॉयड के चिंतन से ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव उपस्थित हुआ। 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशक असल में फ्रॉयड के दशक कहे जा सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, और इसी मनोविज्ञान का, फ्रॉयड ने जिस मनोविज्ञान का विकास किया, उसी का प्रभाव मनोविश्लेषणवादी आलोचना पर देखने को मिलता है। आलोचना की इस नई पद्धति का एक तरह से फ्रॉयड के मनोविश्लेषण सिद्धांत पर यह आलोचना पद्धति आधारित है। 1920 के दशक में मनोविश्लेषणवादी आलोचना का व्यापक रूप से यूरोप में प्रचलन हुआ। यह स्पष्टतः फ्रॉयड के मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत पर आधारित था। फ्रॉयड ने मनोरोगियों के उपचार के लिए मनोविज्ञान का एक गतिशील सिद्धांत विकसित किया, जिसे मनोविश्लेषण के नाम से जाना जाता है। मनोरोगियों की चिकित्सा करते वक्त फ्रॉयड ने देखा कि सम्मोहन क्रिया या वार्तालाप में स्वच्छंद विचार साहचर्य से बहुत से पुराने अनुभव फिर से जीवित हो उठते हैं। उन्होंने यह पाया कि इन अनुभवों का मूल कारण काम वृत्ति और उसका दमन है। उनके अनुसार जन्म से ही मनुष्य में यह काम वृत्ति क्रियाशील रहती है और उसके समस्त व्यवहारों में प्रच्छन्न रूप से व्यक्त होती है।
इस वृत्ति को व्यापक अर्थ प्रदान करने के लिए उन्होंने लिबिडो शब्द का प्रयोग किया, जिसका आशय है कामेच्छा से जुड़ी हुई प्रेरक शक्ति या ऊर्जा। फ्रॉइड के अनुसार शिशु के मन में विपरीत लिंगी जनक के प्रति कामेच्छा और समलिंगी जनक के प्रति ईर्ष्या अवश्य होती है। इन दोनों का दमन करके नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रेम के भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति को इडिपस ग्रंथि की संज्ञा दी। उन्होंने यह शब्द ग्रीक नाटककार सोफोक्लेस के दुखांतक इडिपस द किंग से लिया, जिसका नायक अनजाने में अपने पिता की हत्या कर देता है और अपनी मां से शादी कर लेता है। फ्रॉइड ने अचेतन की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए मानव व्यक्तित्व के 3 स्तरों की धारणा विकसित की। पहला ईड, इसका संबंध काम वृत्ति और उससे जुड़ी आंतरिक प्रेरणाओं से है। सुपर ईगो, जिसे हम हिंदी में आदर्श अहम कह सकते हैं, इसका संबंध व्यक्ति द्वारा नैतिकता और आचरण के सामाजिक मानदंडों के आत्मसातीकरण से है। और तीसरा ईगो, अहम, उपर्युक्त दोनों के बीच झगड़ों में मध्यस्थता का काम करता है, एक तरह से समझौता कराने का काम करता है। वह ईड की कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने वाली कामेच्छा और आदर्श अहम के कठोर नैतिक मानदंडों के बीच यथासंभव समझौता कराने का कार्य करता है। फ्रॉइड साहित्य और कला को स्वप्न एवं विक्षिप्तता के लक्षणों के समान मानते हैं। वे स्वप्न के समान ही साहित्य को एक ऐसा कल्पना लोक मानते हैं जिसमें व्यक्ति की दमित इच्छाओं को तृप्ति का मार्ग मिल जाता है। इन दमित इच्छाओं का संबंध मुख्यतः काम वृत्ति से होता है और इन इच्छाओं की पूर्ति भी प्रछन्न ढंग से होती है, कुछ इस तरह से कि व्यक्ति के चेतन मानस को पता भी न चले। इसे छिपाने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है: संघनन, विस्थापन और प्रतीकात्मक। आप ध्यान दें, इन तीनों विधियों का प्रयोग स्वप्न में भी होता है और साहित्य में भी। संघनन से आशय है जिसे हम साहित्य में अन्विति कहते हैं, मतलब विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न चीजों को एक जगह लाकर उसे संघनित रूप में सघन ढंग से उपस्थित करना, अभिव्यक्त करना। विस्थापन से आशय है कि मनुष्य जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है उसके स्थान पर दूसरे को लाकर खड़ा कर देता है। मतलब जिस स्त्री से प्रेम है उसकी जगह पर कोई दूसरा आ सकता है, कोई ऐसा जिस पर कि चेतन मानस को ऐतराज ना हो। आप यहां ध्यान रखिए कि कई चीजें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। एक तो लिबिडो का संबंध, दूसरे इडिपस ग्रंथि जिसकी बात फ्रॉइड करते हैं कि विषम लिंगी जनक के प्रति शिशु में कामेच्छा की प्रवृत्ति होती है। जाहिर है इसे चेतन मानस स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरे, जिन चीज़ों को चेतन मानस स्वीकार नहीं कर सकता उसके अस्थानापन्न के रूप में उसकी जगह पर किसी दूसरे को लाकर खड़ा कर देना जिसे कि चेतन मानस स्वीकार कर ले, यह विस्थापन हुआ। और प्रतीकीकरण या प्रतीकात्मक। प्रतीकीकरण से आशय यह है कि कामेच्छा से जुड़ी हुई जो मनुष्य के जनन संबंधी अंग हैं और फिर दूसरे अंगों के लिए भी कामेच्छा से जुड़ी हुई जो शरीर के दूसरे अंग हैं उनकी जगह पर ठीक उसको लाने के बजाय उनसे मिलता जुलता कुछ ऐसे सिंबल्स को, ऐसे प्रतीकों को उत्पन्न करना जिसे चेतन मानस स्वीकार कर ले। इसलिए चाहे स्वप्न हो चाहे साहित्य, जो अभिव्यक्ति होती है
वो छद्म बेस में होती है। स्वप्न या साहित्य चेतन मानस को छद्म बेस में ही उपलब्ध होता है। फ्रॉइड के अनुसार इस छद्म बेस में उपलब्ध साहित्य का एक अस्पष्टतः व्यक्त कथ्य होता है, जिसे वो मैनिफेस्ट कंटेंट कहते हैं, जो व्यक्ति के चेतन मानस को ज्ञात होता है। और दूसरा प्रच्छन्न कथ्य अर्थात लेटेंट कंटेंट भी होता है, जिसमें अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस प्रच्छन्न कथ्य का उद्घाटन ही मनोविश्लेषणवादी आलोचना का प्रधान कार्य है, क्योंकि रचना का दमित अर्थ ही उसका वास्तविक अर्थ है। ध्यान दीजिए, फ्रॉइड ने स्वप्न का भी विश्लेषण इसी आधार पर किया कि स्वप्न में भी जो अर्थ होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। स्वप्न आमतौर पर जिस रूप में अभिव्यक्त होता है, सामने जो उसका कथ्य दिखाई पड़ता है, जो प्रच्छन्न जो लेटेंट कंटेंट है, वो असल में छिपे हुए होते हैं। और मनोविश्लेषण की पद्धति से हम उस छिपे हुए कथ्य को उजागर कर सकते हैं। ठीक स्वप्न की ही तरह साहित्य को भी पढ़े जाने की मांग फ्रॉइड करते हैं। तो स्वप्न की ही तरह साहित्य भी छद्म बेस में उपलब्ध होता है। उसका एक अस्पष्टतः व्यक्त कथ्य होता है और दूसरा प्रच्छन्न कथ्य होता है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना का काम यह है कि वह टेक्स्ट को, पाठ को, रचनाओं को कुछ इस तरह से उसका विश्लेषण करे कि उसका जो प्रच्छन्न कथ्य है वह पाठकों के सामने उजागर हो जाए। मतलब यह है कि किसी टेक्स्ट में, किसी पाठ में, किसी रचना में किसी रचनाकार की कामवृत्ति, उसकी मूल प्रवृत्तियां किस रूप में छिपी हुई हैं, किस तरह से अभिव्यक्त हो रही हैं, इन चीज़ों का उद्घाटन, मतलब रचनाकार के मन का, उसके मानस का और उसके मन की प्रवृत्तियों का पता लगाना, यह एक तरह से मनोविश्लेषणवादी आलोचक का काम है। अगर आप चाहें तो इसकी तुलना में आजकल के दौर में जो उत्तर संरचनावाद प्रचलित है, उसमें जो पाठ और उपपाठ की बात की जाती है, उसकी तुलना आप इससे कर सकते हैं। फ्रॉइड के अनुसार भी रचना का दमित अर्थ ही उसका वास्तविक अर्थ होता है। ठीक कुछ इसी तरह से उत्तर संरचनावाद में भी पाठ के साथ साथ, बल्कि पाठ से कहीं अधिक उपपाठ का महत्व माना जाता है। और वहाँ भी आलोचक का यही दायित्व है कि वो उस पाठ के साथ साथ उपपाठ को सामने लाए। मनोविश्लेषणवादी पद्धति भी जाहिर है यहाँ पर जो इनका उद्देश्य है वो अलग है, लेकिन जिस तरह के पढ़त की मांग मनोविश्लेषणवादी आलोचना करती है, उसमें भी यह बात निहित है कि जो पाठ सामने दिखाई पड़ता है, जो स्पष्ट कथ्य है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह कथ्य है जो कि छिपा हुआ है, जिसे वो लेटेंट कंटेंट कहते हैं। हिंदी में जिसे हम प्रच्छन्न कथ्य कह सकते हैं। इस प्रच्छन्न कथ्य का उद्घाटन ही मनोविश्लेषणवादी आलोचना का प्रमुख कार्य है। फ्रॉइड की यह जो धारणा है, इसे क्लासिकल मनोविश्लेषणवादी आलोचना कह सकते हैं, शास्त्रीय मनोविश्लेषणवादी आलोचना कह सकते हैं। एक तरह से मनोविश्लेषणवाद की शास्त्रीय पद्धति यही है। स्वयं फ्रॉइड ने कई रचनाओं का, जिसमें विशेष रूप से विख्यात है शेक्सपियर के हैमलेट का, गहराई से विश्लेषण करते हुए उसके प्रच्छन्न कथ्य को उजागर करने का काम किया। फ्रॉइड का वह काम महत्वपूर्ण है, प्रशंसनीय भी और प्रभावशाली भी। जाहिर है इन बातों का असर साहित्य के क्षेत्र में जो आलोचना प्रचलित थी उस पर पड़ा, और आलोचक इस बात की तरफ उन्मुख हुए कि अब रचनाओं का पाठ
इस तरह की मनोविश्लेषणवादी पद्धति से की जानी चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा कि इसका व्यापक प्रचलन हुआ। ये मनोविश्लेषणवादी आलोचना का एक लंबा इतिहास है। अभी भी वह एक तरह से विकसित हो रहा है। कई नए और बड़े नाम उसमें जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने ढंग से इसे विकसित करने का काम किया है। जाक लाका इसमें एक प्रमुख नाम है, लेकिन हम इस विस्तार में नहीं जाएंगे, हमारे पास समय सीमित है। लेकिन यहाँ कम से कम 2 विचारकों की अत्यंत संक्षिप्त चर्चा जरूरी है। ये दोनों फ्रॉइड के ही शिष्य थे और थोड़ा भिन्न ढंग से इन्होंने अपनी पद्धति का विकास किया। पहला अल्फ्रेड एडलर और दूसरे कार्ल युंग। एडलर ने काम वृत्ति से अधिक महत्व व्यक्ति के अहम को दिया। उनकी मान्यता थी कि फ्रॉइड ने अपने सिद्धांतों में काम वृत्ति को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति अहम स्थापन की होती है, सेल्फ एसर्शन की होती है। इस अहम स्थापना की इच्छा और यथार्थ जीवन में मौजूद परिस्थितियों का विरोध ही इंसानी जीवन की मुख्य समस्या है। इसलिए मनोरोगों का कारण सिर्फ कामेच्छा नहीं होती, अहम की मांग भी हो सकती है। मनोविश्लेषण के क्षेत्र में एडलर की इस धारणा का प्रचलन हुआ, लेकिन साहित्य के विश्लेषण के संदर्भ में इस धारणा को उतना महत्व नहीं मिला। आलोचना इससे कुछ प्रभावित तो हुई, लेकिन इसने कोई बड़ा बदलाव उपस्थित नहीं किया। इससे अधिक बदलाव युंग की धारणा ने उपस्थित किया। कार्ल युंग ने अपने सिद्धांत में व्यक्तिक अचेतन से अधिक महत्व प्रजातीय अथवा सामूहिक अचेतन को दिया, कलेक्टिव अनकॉन्शस। उनके अनुसार सामूहिक अचेतन में प्रजाति के सामूहिक विश्वास, स्मृतियाँ, आदिम युगीन बिंब और अनुभवों के पैटर्न संचित रहते हैं। वह सृष्टि के आरंभ से आज तक के संस्कारों की सुदीर्घ परंपरा का संग्रहालय है। उन्होंने साहित्य की तुलना मिथकों से की, अर्थात जिस तरह से पौराणिक मिथक निर्मित किए गए हैं, कुछ उसी तरह से आधुनिक साहित्य भी एक तरह से मिथकों के समान है। वो तथ्यात्मक कथन नहीं है, बल्कि वास्तविकता और कल्पना उसमें घुली मिली है। जैसा कि मैंने कहा, युंग की धारणा का साहित्य पर और आलोचना पर, दोनों पर प्रभाव पड़ा। इस प्रजाति के इस सामूहिक अचेतन की बात साहित्य के संदर्भ में भी एक नई समझ इसने पैदा की और आलोचना के संदर्भ में भी। युंग ने कहा था कि जो श्रेष्ठ रचनाकार होता है वह इन सामूहिक विश्वासों को, स्मृतियों को, प्राचीन आदिम युगीन बिंबों को और अनुभवों के पैटर्न को अपने नए संदर्भ में नए ढंग से फिर से रचता है। और इस रचने के साथ उससे जो प्रजाति जुड़ी हुई है, जो समुदाय जुड़ा हुआ है, उसमें एक तरह से फिर से परंपरा की वो गूंज, अनुगूंज, वो फिर से अपने उन प्रजातीय विश्वासों के साथ, स्मृतियों के साथ और बिंबों के साथ उसकी भावनाएं, उसका मानस संबद्ध होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और प्रजाति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह आवश्यक है, युंग के अनुसार, कि वह अपने उन पुराने विश्वासों से और स्मृतियों से जुड़े और एक बड़ा रचनाकार उसे अपने साहित्य में अभिव्यक्त कर असल में पाठकों को, उस समुदाय के, उस प्रजाति के नए पाठकों को एक तरह से मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ बनाता है। यह प्रजाति के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है
और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी। मनोविश्लेषणवादी रचना को लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते हैं। वे कला को आत्माभिव्यक्ति मानते हैं, पर आत्माभिव्यक्ति और कलात्मक अभिव्यक्ति में फर्क होता है। कलाकार हमेशा व्यक्तिक भावनाओं या इच्छाओं को ही अभिव्यक्त नहीं करता। कला की रचना करते समय वह अक्सर व्यक्तिक तत्वों से ऊपर उठ जाता है। जाहिर है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना की अपनी कुछ खूबियां भी हैं तो अपनी सीमाएं भी हैं, और उन सीमाओं को दर्शाना भी जरूरी है। इसलिए मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। मनोविश्लेषणवाद में जिस तरह से कला को सिर्फ आत्माभिव्यक्ति मान लिया जाता है कि जैसे वो आत्म की अभिव्यक्ति हो, तो कलाकार अपनी रचनाओं में सिर्फ अपनी भावनाओं को या सिर्फ अपने सुख दुख को अभिव्यक्त नहीं करता, बल्कि जीवन जगत की उसकी जो समझ है, उसका जो विश्लेषण है, ये समझ भी जीवन जगत के दूसरे पात्र, दूसरी वस्तुएं भी उसमें अभिव्यक्त होती हैं। इसीलिए यह ठीक है कि कला में कलाकार का अपना सेल्फ, अपना आत्म, अपना निजी सुख दुख, अपना जीवन भी अभिव्यक्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ वह जिस जीवन जगत से जुड़ा हुआ है, उस जीवन जगत की छवियां और उसकी समझ भी अभिव्यक्त होता है। दूसरे, इस आलोचना पद्धति में अचेतन मानस को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। मनोविश्लेषणवादियों के विश्लेषण से ऐसा जान पड़ता है कि कलाकार का अचेतन मानस ही कला का वास्तविक निर्माता होता है और कलात्मक मानस उसका दास प्रतीत होता है। इसमें मनोविश्लेषकों के मानसिक नियतत्ववाद की धारणा अंतर्निहित है, जो कि अनुचित है। स्वप्न की तरह कला सुषुप्त अवस्था में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि सजग मानस से कलाकार उसका निर्माण करता है। मनोविश्लेषणवादी कला का संबंध स्वप्न और दिवा स्वप्न से जोड़ते हैं, पर दिवा स्वप्न या रम्य कल्पना भी कला का विषय तभी बन पाता है जब कलाकार उसका परिष्कार कर उसे कलात्मक स्तर प्रदान करता है। इसके लिए कलात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो हर किसी में नहीं होती। इस कलात्मक शक्ति के बिना रम्य कल्पना द्वारा निर्मित हवाई महल लोगों के लिए सतही मनोरंजन का विषय हो सकता है, श्रेष्ठ कला का नहीं। साथ ही स्वप्न में क्रियाशील कल्पना भी अनियंत्रित, असंतुलित और निरुद्देश्य हुआ करती है। उसमें न कोई क्रम होता है, न कोई व्यवस्था। इसके बरक्स रचनात्मक साहित्य में प्रयुक्त कल्पना नियंत्रित, संतुलित और सोद्देश्य होती है। असल में मनोविश्लेषक और आलोचक के कार्य पद्धति और उद्देश्य में अंतर होता है। मनोविश्लेषण का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है, जबकि साहित्य आलोचना का संबंध रचना के विश्लेषण, विवेचन और मूल्यांकन से है। आलोचना के मुख्य विषय है रचना, रचना प्रक्रिया, शब्दार्थ विचार और उसका मूल्यांकन। मनोविश्लेषणवादी आलोचना इस मूल्यांकन में दो रचनाओं के बीच जो स्तर का फर्क है, कोई रचना क्यों बहुत अच्छी है, कोई रचना क्यों उससे कम अच्छी है, कोई रचना क्यों खराब है, यह बात हमें नहीं बता सकती। यह जो स्तर का फर्क है, इसकी तुलना, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन मनोविश्लेषणवादी आलोचना पद्धति के द्वारा संभव नहीं है। मनोविश्लेषणवादियों की दृष्टि में नैतिकता का महत्व नहीं है, लेकिन साहित्य आलोचना का गहरा संबंध नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से है। आर्नल्ड जैसे आलोचकों ने तो माना था कि जो साहित्य, जो रचना नैतिकता का विरोध करती हैं, वो असल में जीवन का भी विरोध करती हैं। सिर्फ आर्नल्ड के यहाँ ही नहीं, F.R. लेविस और दूसरे आलोचकों के यहाँ भी आप यह देखेंगे कि उनकी मान्यता है महान रचना के लिए, महान रचना को निर्मित करने के लिए उसमें निहित नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ भावों की या अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति के आधार पर महान रचनाओं की रचना नहीं की जा सकती। इन सीमाओं के बावजूद मनोविश्लेषणवादी आलोचना ने साहित्य को समझने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान की। यह जगजाहिर तथ्य है
कि काम वृत्ति मनुष्य की एक प्रबल वृत्ति है और कला पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति इस प्रभाव को समझने में हमारी मदद करती है। कवि के अंतर्मन को समझने में भी यह हमारी सहायता करती है और किस तरह से रचना और रचनाकार के व्यक्तित्व के बीच जो संबंध है, संबंध सरल नहीं जटिल होता है, लेकिन इस संबंध को समझने में मनोविश्लेषणवादी आलोचना हमारी सहायता करती है और इस संदर्भ में यह निश्चय ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।